छत्तीसगढ़ में 2018 के चुनाव में कांग्रेस को आदिवासियों का बड़ा समर्थन मिला। आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी ज्यादा रहा। 32 आदिवासी चुनकर आए, जिनमें से 30 आदिवासी विधायक कांग्रेस के हिस्से में हैं। ऐसे में आदिवासियों के समर्थन का बड़ा किला ढहाना विपक्ष के लिए एक चुनौती है, लेकिन इसके लिए बीजेपी अभी से तैयारियों में जुट गई है। पिछले दिनों बस्तर में हुए पार्टी के चिंतन शिविर में इस रणनीति को आकार दिया गया। अब आदिवासियों की उपेक्षा और आदिवासियों के विकास को मुद्दा बनाकर सरकार पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। वहीं आदिवासी समाज के नेता भी आदिवासियों का बड़ा प्रतिनिधित्व होने के बावजूद महत्व नहीं मिलने के मुद्दे पर सरकार को घेरने से नहीं चूक रहे हैं। 33 विधायक हैं, यदि 33 विधायक यदि ठान लें तो जिस तरह से पंजाब का जो स्थिति है वहाँ मुख्यमंत्री बदल दें तो प्रदेश में भी मुख्यमंत्री बदल सकते हैं और प्रदेश में मुख्यमंत्री आदिवासी को नेतृत्व मिल सकती है। लेकिन इनमें हिम्मत नहीं है और वो हिम्मत और हौसला समाज दिखा रही है। रोड में आज खड़े होकर के आज हम सबको इतने विधायक मिलते हुए भी हमको सड़क की लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। उनकी चिंता केवल चुनाव हो गई है और समाज विशेष के लोगों को केवल बुला करके बैठके करना और बैठके करके उनको लालच देना कि आपके समझ के आपको भवन दे दे, आपको ये दे दे। अब यहीं तक के सिमट गई है पूरी सरकार। विपक्ष की रणनीति से आदिवासियों का वोट बैंक फिसल न जाए, लिहाजा कांग्रेस उन्हें साधने में जुट गई है। आदिवासी क्षेत्रों को महत्व देना और इन क्षेत्रों का विकास कांग्रेस की पहली प्राथमिकता बन गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद आदिवासी नेताओं और जनप्रतिनिधियों से इस संबंध में चर्चा कर रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है। आदिवासी लोग को ज्यादा काम करने वाला पिछड़ा वर्ग का है, नांगर जोतने वाला है, किसान है, मजदूर है। ये पहले जैसा रमन सिंह को झोला छाप डॉक्टर मुख्यमंत्री बना था। आदिवासी लोगों को पूछते नहीं थे। भूपेश बघेल आदिवासी हो, पिछड़ा वर्ग हो और छोटे घर से पैदा होकर पहला बार हिंदुस्तान पे मुख्यमंत्री बनाए। सरकार को अच्छा काम करने में इनको पेट दर्द हो रहा है। ये आने वाला समय अभी 14 सीट आया है, आने वाला चुनाव में 14 भी नहीं आएंगे। इनको एक भी सीट आने का मुश्किल है। इसलिए कुछ भी हो, फायदा हो, इसलिए उल्टा पुल्टा उलूल जुलूल सरकार को ऊपर आरोप लगाया है। ये कोई सत्य नहीं है। आदिवासी छत्तीसगढ़ के मूलतः हमारे ही साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं। इसीलिए जो ट्राइबल सीटें हैं आप देखिएगा, मैक्सिमम सीटों को उन्होंने कांग्रेस के हाथ में दिया है। पूरा बस्तर हम जीते हैं, पूरा सरगुजा हम जीते हैं और हमारी सारी योजनाएं ट्राइबल क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए है। ये साधने की बात नहीं है, उनकी योजनाओं को और अनवरत जारी रखने की बात है और उनको सपोर्ट में हम और क्या क्या कुछ कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम और कैसे कर सकते हैं, उनके फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल हम मजबूती के लिए क्या क्या काम और कर सकते हैं, उसमें सलाह लेने के लिए और चर्चा करने के लिए वो बैठक आयोजित किया गया है। चर्चा ये भी है कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी आदिवासी इलाकों का दौरा कर सकते हैं, इसलिए भी इन इलाकों में सरकार का एक्स्ट्रा फोकस है। साथ ही राजनीतिक हलचल के बीच आदिवासी वर्ग में असंतोष का भाव न पनपे, इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। आदिवासी किसके साथी। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में हमारा आज का विषय है आदिवासी किसके साथी। सवाल में ही एक बड़ा सवाल छिपा है। हालांकि छत्तीसगढ़ में सर्व आदिवासी समाज पिछले कुछ लंबे वक्त से अपने संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। अपनी अलग अलग मांगों को लेकर इन दिनों छत्तीसगढ़ में आदिवासी एक बार फिर सियासत के केंद्र में है, क्योंकि बीते दिनों विपक्ष में बैठी बीजेपी ने आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बस्तर में पार्टी के चिंतन शिविर में आदिवासियों का समर्थन जुटाने के लिए एक रणनीति को आकार दिया, उस पर चर्चा की। अब इधर दूसरी तरफ बीते करीब सप्ताह भर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद लगातार आदिवासी नेताओं और विधायकों से मिलकर आदिवासियों से जुड़े हर छोटे बड़े मुद्दे पर ध्यान दे रहे हैं। और यही कारण है कि अब छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को साधने के लिए दोनों ही राजनीतिक दल, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों ही दल जुट गए हैं। तो आज इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा। मिलिए उन खास मेहमानों से पहले जो हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं।
हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुराग सिंह देव, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, धनंजय ठाकुर, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और राम अवतार तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राम अवतार जी, मैं आपकी टिप्पणी से करना चाहूँगा, फिर मैं अपने राजनीतिक मेहमानों की तरफ रुख करूँगा। क्या लगता है आपको, क्योंकि इसमें कोई दौमत नहीं है, 2018 के विधानसभा चुनाव को हम देखें तो कांग्रेस को एक बड़ा वोट बैंक जो मिला है, उसमें बड़ा समर्थन आदिवासियों का भी मिला है। आदिवासियों ने भरोसा जताया है सत्ताधारी दल कांग्रेस पर, लेकिन बीते कुछ दिनों से आदिवासियों की कुछ मांग उठना, आदिवासियों की तरफ से कुछ ऐसी टिप्पणी या ऐसे बयान आना जो सत्ताधारी दल कांग्रेस को भी शायद हैरत में डाल सकते हैं। बीजेपी का चिंतन शिविर होना और फिर अब मुख्यमंत्री का खुद आदिवासियों से लगातार बैक टू बैक मिलना। चुनाव तो अभी काफी दूर है, लेकिन ये हलचल क्या कहती है तिवारी जी? छत्तीसगढ़ को आदिवासी राज्य माना जाता है। 32% आदिवासी हैं जो वनवासी क्षेत्र में रहते हैं, जहां पर विकास की सतत जरूरत है, क्योंकि उन क्षेत्रों में जैसा विकास होना चाहिए वैसा विकास अभी तक नहीं हुआ। नक्सलवाद से वो घिरा इलाका है, पेयजल की वहाँ समस्या है, सड़क की समस्या है, और भोले भाले लोग हैं, एक अच्छे सच्चे इंसान हैं। ऐसे लोगों के विकास के लिए सरकार कोई भी हो, प्रतिबद्धता होनी चाहिए। ये एक अलग बात है। दूसरी बात, कांग्रेस के आदिवासी वोट पहले से वोट बैंक रहा है, आदिवासी उसकी तरफ रहे हैं। ऐसी स्थिति कभी नहीं आई है कि वहां कांग्रेस शून्य हो जाए, और जैसे भाजपा को पिछली बार पूरा शून्य हो गया है, वैसी स्थिति कांग्रेस की नहीं रही। अगर पुराना इतिहास देखेंगे, सरगुजा हो, बस्तर हो, कांकेर हो, इन इलाकों में कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। अब उस वर्चस्व को, चुनौती को बनाए रखना सत्तारूढ़ दल को एक जरूरी है। इसलिए उस दिशा में मंथन हो रहा होगा, और ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी उन्हीं इलाकों में दौरा जाने वाले हैं जी। बस्तर और सरगुजा में राहुल गांधी का दौरा होने वाला है। इसके पहले कि वहां की तैयारी, वहां की योजनाएं, वहां के लोगों से भेंट मुलाकात और वहां यानी तिवारी जी, राम अवतार जी, क्या माना जाए कि चुनाव में यूं तो अभी 26-27 महीने का वक्त है, करीब 2-2.25 साल है, लेकिन कांग्रेस के तरफ से, सत्ताधारी दल की तरफ से मुख्यमंत्री खुद आदिवासी क्षेत्रों को महत्व देने लगे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं। ये शुरुआती सरगर्मियां क्या कांग्रेस पार्टी भांप रही है कि अगर वादे पूरे नहीं हुए या आदिवासी नाराज हो गए तो आगे चल के मुश्किल हो सकती है, इसीलिए राहुल गांधी भी शायद उन्हीं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों का दौरा करेंगे? निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए आदिवासी क्षेत्र चुनौती का विषय रहा है। इसके पहले वो आदिवासी मुख्यमंत्री देने की कोशिश किए, और आदिवासी क्षेत्रों में सर्वाधिक सीटें हैं अभी। ये सीटों को बचाए रखना कांग्रेस के सामने एक चुनौती है। तो उस चुनौती से कैसे निपट पाएंगे और कैसे चर्चा कर पाएंगे, ये महत्वपूर्ण विषय है। इसी विषयों पर मंथन यहाँ से लेकर दिल्ली तक शायद हो रही है। इसलिए भी ये कवायद जो है वो सीएम हाउस से लेकर वहां पर प्रदेश अध्यक्ष है वो भी दौरा शुरू कर रहे हैं उन इलाकों में। तो लगातार अपने तरफ से दोनों पार्टियां, अकेले कांग्रेस नहीं, भाजपा को भी लग रहा है कि आदिवासी इलाकों में बेहतर तरीके से काम करने की संभावना है। इसीलिए पहली मंथन शिविर उन्होंने बस्तर में रखा, वहां की समस्याओं से रूबरू हुए, नेताओं से रूबरू हुए, और कुछ संदेश देने की कोशिश भाजपा में भी हो रही है कि फिर से आदिवासी नेताओं को वहां नेतृत्व दिया जाए, भाजपा के जो आदिवासी नेता है उनको तवज्जो दी जाए। तो एक तरह से अलग अलग रणनीतियों में भी भाजपा काम कर रही है, और वो जिस तरीके से इलाका है उस इलाकों में सबसे पहली जो प्राथमिकता है कहीं न कहीं विकास है, मानव विकास जो अभी तक अधूरा है।
कई 100,000 करोड़ रुपया उन बिल्कुल। इलाकों में खर्चा हो गए चलिए, हैं। यानी हम पर इसे परंतु इस तरह अभी से समझ तक वो सकते हैं इलाका तिवारी जी कि शायद विकास से शुरुआती दूर इस है। हलचल को एक बड़ी कांग्रेस पार्टी चुनौतियां हैं अभी भी वहां। बिल्कुल भाप चुकी है। चुनौतियां कई हैं जिसका जिक्र राम अवतार तिवारी जी कर रहे हैं। मैं बेहतर जवाब इस पर अब धनंजय ठाकुर जी से ही ले लेता हूं। धनंजय जी, बड़ा सीधा सा सवाल है मेरा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार जिस तरह आदिवासी नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, एकाएक मुख्यमंत्री का ध्यान आदिवासी क्षेत्रों पर जो पड़ा है, मुलाकातें जो हो रही हैं, इसको लेकर तो सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मेरा सीधा सा सवाल है, क्या ये वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है कांग्रेस पार्टी को? देखिए दीपक मिश्रा जी, सबसे पहली बात तो आपका सवाल ही गलत है। देखेंगे जिस दिन से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी शपथ लेते हैं और सबसे पहले छत्तीसगढ़ के किसानों को कर्ज मुक्ति का उपहार देते हैं, उसमें आदिवासी वर्ग भी आता है। बिजली बिल हाफ की सुविधाएं देते हैं, वो आदिवासी क्षेत्र में भी लागू होता है। अगर हम सिंचाई कर माफ करते हैं तो आदिवासी क्षेत्र में भी लागू होता है। अगर हम मक्का प्रोसेसिंग प्लांट लगाने जाते हैं बस्तर क्षेत्र में, अगर हम बस्तरों की आदिवासियों की जमीन को लौटाते हैं जो 1700 परिवार है, तो स्वाभाविक सी बात है हमारी सरकार के जिम्मेदारी में है वनांचल क्षेत्र के लोग, आदिवासी वर्ग और छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों का। पता नहीं आपका एजेंडा क्या हो सकता है, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आज आदिवासी वर्गों को बुलाकर चर्चा कर रहे हैं, वो लगातार हर क्षेत्र के लोगों को बुलाते हैं, हर वर्ग के लोगों को बुलाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और हमारी जो सरकार की योजनाएं हैं तो उसको धरातल पर पहुंचाने का काम करते हैं, उनसे फीडबैक भी लेते हैं। और एक राज्य के मुखिया, सर्व आदिवासी समाज के नेता काफी मुखर नजर आए। उनकी अलग अलग मांगों को लेकर उन्होंने बयान भी दिए हैं, प्रदर्शन भी किया है। इसे पार्टी किस तरह देख रही है? देखिए, लोकतंत्र है, सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है और अपनी मांग को रखने का अधिकार है। और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र प्रभावी है। लोकतंत्र का सम्मान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी करती है। तो निश्चित तौर पर जो उनकी मांगे हैं, जो उनकी बात रखनी है, लोकतंत्र में उनको अधिकार है और सभी को अपनी बात रखनी भी चाहिए। तो स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा भी है। यानी आदिवासियों के लिए जो योजनाएं सरकार ने जो ठानी है या जो निकाली है उस पर तो क्रियान्वयन हो ही रहा है। ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये लोकतंत्र का अधिकार है आप कह रहे हैं, लेकिन ये कह के आप इतिश्री नहीं कर सकते ना धनंजय जी। बीजेपी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, विपक्ष में बैठी बीजेपी ये कह रही है कि लगातार मुख्यमंत्री जो मुलाकातें कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को डर सता रहा है कि आदिवासियों का वोट बैंक कहीं आने वाले चुनाव में अलग ना हो जाए। डरते वो है दीपक मिश्रा जी जो सत्ता जब मिलती है तो जनता से के वादों को पूरा नहीं करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का डर है, क्योंकि जिस प्रकार से वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार जी ने कहा कि कांग्रेस के साथ हमेशा आदिवासी वर्ग खड़ा रहा है, जो हालात भारतीय जनता पार्टी के हैं ऐसे हालात कांग्रेस के लिए कभी नहीं रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण कहूंगा, हम जब विपक्ष में थे तब भी हमने आदिवासियों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। जिस प्रकार से रमन सिंह की सरकार के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में उनके कानूनी अधिकारों का हनन करने की कोशिश किया गया, उनके जल जंगल जमीन पर कब्जा करने की कोशिश किया गया, निर्दोष आदिवासियों को नक्सली बताकर जेल में बंद करने का काम उस दौरान हुआ है, 5वीं अनुसूची के अधिकारों का हनन उस दौरान हुआ है। हमने उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया है, उनके अधिकार की बात हमने हमेशा किया है। ये हम विपक्ष में थे तब की बात कर रहा हूं मैं, और हम सत्ता में है तब हमने आदिवासी वर्ग को विकास देने के लिए वहां पे रोजगार की सुविधा प्रदान की है, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात की है। 15 साल में रमन की सरकार में जो स्कूलें बंद थी उन स्कूलों को खोलने का काम किसने किया? तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। तेंदुपत्ता का मानक दर, क्योंकि वनांचल क्षेत्र में रहने वालों के लिए सबसे बड़ा आर्थिक साधन होता है, 25 रुपए कीमत मिलता था। और उस दौरान दीपक जी तेंदुपत्ता के बोनस में कटौती करके चरण पादुका खरीदने का रमन सिंह करते थे और उसमें भी घोटाला करते थे। हमने तेंदुपत्ता का मानक दर 2500 से बढ़ाकर 4000 प्रति बोरा किया। 52 वनोपज समर्थन मूल्य खरीद रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखेंगे दीपक जी, हमने जब सरकार हमारी योजना लेकर आई तो पूरे भारत में जितने वनोपज की खरीदी हुई है उसमें 80% हिस्सा हमारे राज्य का है। तो ये सरकार की नीतियों के कारण है। और हम तो लगातार कह रहे हैं ना, आदिवासी वर्ग ही नहीं हर वर्ग को उनका अधिकार देने का काम कर रहे हैं। हर वर्ग से हमारे मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हैं और अपनी सुझाव भी ले रहे हैं, सरकारी योजनाओं को बता भी रहे हैं। धनंजय ठाकुर जी अपने सरकार के विकास कार्यों को बता रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आदिवासियों के हित के लिए तो हम शुरू से ही
कार्य कर रहे हैं और अगर मुख्यमंत्री मिल रहे हैं तो इसमें बीजेपी को तकलीफ क्या है? यही सवाल आगे बढ़ाते हुए मैं अनुराग जी आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि देखिए धनंजय जी ने स्पष्ट कह दिया है कि ये बिल्कुल एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है अगर मुख्यमंत्री मिल रहे हैं। इससे पहले आपने पैकेज में देखा होगा कवासी लखमा जो खुद आदिवासी बाहुल क्षेत्र से आते हैं, वो खुद मंत्री भी हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है जब कांग्रेस अच्छे काम कर रही है, तो फिर बेवजह सवाल उठाना, बेवजह पेट में दर्द क्यों हो रहा है बीजेपी के, ये कवासी लखमा भी कह रहे हैं। देखिए दीपक जी, कांग्रेस को और कांग्रेस के आला कमान को मेरे ख्याल से धनंजय जी को भी जानकारी होगी कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के अंदर ये पिछले कुछ समय से एक स्पीड है, एक रिपोर्ट आ रही है कि छत्तीसगढ़ में ST/SC समुदाय जो है वो कांग्रेस से धीरे धीरे नाराज हो रहा है। और इसीलिए बीच बीच में एक देखेंगे आपकी सर्व आदिवासी समाज और अन्य समाजों ने जिस तरीके से मुद्दे उठाए, आंदोलन किया, चक्का जाम किया, और जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने सिंगरैल में का गोली कांड हुआ और उसके बाद उसका निराकरण नहीं हो पाया। फिर आप देखेंगे कि सरगुजा में आदिवासी बालिकाओं के साथ किस तरीके से बलात्कार हुआ और वो जो NCRB की रिपोर्ट आई उसमें वो बहुत बड़ा एक आंकड़ा आया था। और दूसरा कि अभी वर्तमान में आप देखेंगे कि पंडो जनजाति के अनेकों लोगों की मृत्यु एनीमिया और अन्य चीजों के कारण से हो रही है, तो वो एक विषय। तो ऐसे सारे मुद्दों के भी आप एक साथ मिलाएंगे तो ध्यान में आएगा कि ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। और अब लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में ST समुदाय जो ट्राइबल समाज है वो कहीं ना कहीं धर्मांतरण और अन्य मुद्दों के कारण से अब कांग्रेस से धीरे धीरे अलग हो रहा है। अब उसको जोड़ने के लिए कवायद जारी है। बीच में कुछ ट्राइबल मुख्यमंत्री की मांग भी आ रही थी कांग्रेस के खेमे की तरफ से, उसको भी दबाने की कोशिश जारी है। अब गंभीर प्रश्न ये है यहाँ पर कि जहां तक राहुल गांधी जी का प्रश्न है और इनका दावा है कि राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ के प्रवास पर आने वाले हैं, तो एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। जैसे माननीय राम अवतार तिवारी जी बोल रहे थे कि बस्तर सरगुजा जाएंगे, पिछले बार जब चुनाव से पहले राहुल गांधी जी आए थे तो उन्होंने बहुत लंबे लंबे भाषण दिए थे कोल्ड फील्ड के बारे में, और कहा था कि बीजेपी ने कोल्ड फील्ड में कोल उत्खनन करके और बड़ी कंपनियों को यहाँ ठेका दे दिया। कई बड़ी कंपनियों का आरोप भी लगाए थे उन्होंने, और कहा था कि ये जो हो रहा है इसके कारण से आदिवासियों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जंगल कट रहे हैं। तो आज उसी कोल फील्ड में एक्सटेंशन देने का काम ये सरकार कर रही है। अब वो राहुल गांधी जी यहाँ पर आएंगे तो पूछेंगे कि आदिवासी समाज को जिन्होंने वादा किया था कि भाई ये नहीं होना चाहिए और उनकी सरकार फिर से एक्सटेंशन दे रही है, तो उसका क्या उत्तर होगा। अच्छा। तो ऐसे सारे मुद्दे हैं जो खड़े हुए हैं आज, और इन मुद्दों के समाधान के लिए मुख्यमंत्री जी कवायद। चलिए अभी आपके जो अनुराग जी आपके जो दावे हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो दावे हैं कि ये अलग अलग जो घटनाएं हुई हैं उससे आदिवासी समाज के लोग काफी नाराज हैं, ये तो खैर चुनाव के वक्त पता चलेगा जब 2023 में वोटिंग होगी। एक छोटा सा सवाल धनंजय जी, राहुल गांधी आ रहे हैं तो क्या रायपुर आकर वापस दिल्ली लौट जाएंगे या बस्तर भी जाएंगे, कुछ जानकारी आपको इस विषय में? देखिए छत्तीसगढ़ में माननीय राहुल गांधी जी को आमंत्रित करने का माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने किए हैं, और निश्चित तौर पर जो प्रोग्राम है आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का प्रोग्राम है वो बनाकर भेजा गया है, और वहां से पूरे कार्यक्रम तय होकर आएंगे। और छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ के जहां भी राहुल गांधी जी को जाना होगा वहां जाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो सरकार ने काम किया विकास के, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात कर लूँ, मैं गोधन न्याय योजना की बात कर लूँ, या अभी हमने जो नई योजना शुरू की है राजीव गांधी कृषि ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, या बस्तर क्षेत्र को संपन्न करने के लिए, सरगुजा क्षेत्र को संपन्न करने के लिए जो हमारी सरकार ने काम किया है, तो सारे क्षेत्रों का दौरा उनका हो सकता है। अभी उनका कार्यक्रम भेजा गया है, जो भी चीजें होंगी वो वहां से पूर्व होकर आएगी, उसके बाद ही सारी चीज समझ में आएगी। चलिए एक छोटी सी टिप्पणी एक बार फिर मैं अनुराग जी आपकी लूंगा, फिर मैं राम अवतार तिवारी जी से मेरा सवाल पूछूंगा। अनुराग जी, लेकिन आपने तो अपने दावे से कह दिया, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आदिवासी समाज नाराज है, लेकिन हाल ही में जो बस्तर में आपकी पार्टी का चिंतन शिविर हुआ, खुद प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंचे, सार तो यही निकल के आया है कि किस तरह आगामी चुनाव में कार्यकर्ता की भी बात सुनना है, आदिवासी को भी साधना है। ये आप कैसे प्रूव करेंगे, ये आप कैसे दिखाएंगे कि सच में आदिवासियों का साथ अब आगामी चुनाव में मिलेगा, या विपक्ष में बैठी आपकी पार्टी यानी बीजेपी अब मजबूत होगी प्रदेश में? देखिए, जहां तक बस्तर में चिंतन शिविर का प्रश्न है दीपक जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, पूर्व में
आदिवासी समाज निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत मजबूती से जुड़ा था। उस क्षेत्र से लगातार हमको केदार कश्यप, महेश गागड़ा और अनेकों विधायक वहां से बीजेपी के चुन के आते थे। हम उनको मंत्री भी बनाते थे। बलीराम कश्यप जी पहले वहां मंत्री रहे, इस सरगुजा में ललन साय जी रहे और लगातार हमको समर्थन मिला है। लगातार हमने सरगुजा से केंद्रीय मंत्री बनाया, कोई भी सरकार बीजेपी की बनी। अब देखेंगे आपकी कांग्रेस की सरकार में एक मंत्री मात्र बनाए हैं बस्तर से, 12 सीटों में एक मंत्री। तो ऐसे प्रतिनिधित्व को लेकर भी विषय है उनके अंदर में। जी, ऐसे कई सवाल उठ खड़े हुए हैं आज। चलिए, इसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। ये आगामी भविष्य का स्वाभाविक असंतोष है। ठीक है, छोटी सी टिप्पणी राम अवतार जी आपकी, फिर मेरे पास चूंकि समय की कमी है। ठीक है, आपने हमारे दोनों ही राजनीतिक मेहमानों को सुना। धनंजय ठाकुर जी का अपना तर्क है, वो ये दावा कर रहे हैं कि कोई आदिवासी नाराज नहीं है। सरकार कांग्रेस की लगातार आदिवासियों के हित में पहले से काम करती आ रही है और अभी भी कर रही है। अनुराग जी के अपने दावे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए ये जो अलग अलग घटनाएं हुई है इससे आदिवासी नाराज तो हुआ है, लेकिन अभी एक समझता हूं मैं कि एक इनिशियल पीक टाइम जिसे हम कहते हैं, चुनाव के 2 साल पहले शुरुआती सुगबुगाहट है और यही कारण है कि दोनों राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं, साधने में जुटे हैं। आदिवासियों को साधने की कोशिश दोनों प्रमुख राजनीतिक दल कर रहे हैं। उस क्षेत्र में समस्याएं हैं, उस समस्या को हल कर उनके विकास की दिशा में कदम उठाने की जरूरतें हैं। मगर जो आदिवासी इलाके हैं, उन इलाकों में झुंझुना पकड़ाने का जो प्रयास किया जाता है वो कहीं न कहीं उनके लिए नुकसानदायक होता है। तो उन इलाकों को अगर अच्छे मन के साथ, बड़ी अच्छी योजनाओं के साथ जी उन क्षेत्रों का विकास और आत्मनिर्भर बनाया जाए तो ज्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि अभी भी 32% आदिवासी होने के बाद जैसा व्यक्तित्व चाहिए, जैसा नेतृत्व चाहिए और जैसे एकजुटता चाहिए, वो अभी भी आदिवासी समाज में नहीं होने के कारण कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं। तो वहां पर विकास की हर तरीके से जरूरत है। वहां पर शिक्षा की जरूरत है, वहां पर स्वास्थ्य की जरूरतें हैं जी। वहां के नेता हैं, उनको लीडरशिप देने की जरूरत है। लीडरशिप देता कोई नहीं है। बात हर राजनीतिक दल आदिवासियों की करता है, मगर लीडरशिप जैसे देना चाहिए, जैसे वहां के लोगों को तवज्जो मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं उनके साथ छल होता है, उसको ना हो आगे जाके। ये भी कोशिश होनी चाहिए। तो सही तरीके से एक छोटी सी टिप्पणी धनंजय जी आपकी, क्योंकि मैं जिसका जिक्र कर रहा था कि आदिवासी लगातार सर्व आदिवासी समाज के इलाका है, बड़ा इलाका जी। मैं लौटूंगा राम अवतार जी, समय की चूंकि कमी है। बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया धनंजय आपकी। धनंजय जी क्या लगता है, क्योंकि आदिवासी समाज अभी भी कुछ अपनी अलग अलग मांगों को लेकर सरकार से मांग कर रहा है कि हमारी ये मांग पूरी कर दीजिए साहब, ये चैलेंज रहेगा सरकार के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, या आप आदिवासियों को मना लेंगे, उनके हित में आप कुछ ऐसी योजना लाकर या उनसे बातचीत के जरिए ये मसला सुलझा लेंगे कि विपक्ष को मौका ही ना मिले? देखिए दीपक जी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार आदिवासी वर्ग को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए और उनके विकास के लिए काम कर रही है और उनको अधिकार देने का हमारी सरकार ने किया है। बस्तर विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण, सरगुजा विकास प्राधिकरण हमारी सरकार ने बनाकर वो आदिवासी वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का काम किया है, जिसमें 15 साल तक रमन सिंह जी स्वयं अध्यक्ष बनते थे और आदिवासी वर्ग वहां पर प्रतिनिधित्व मांगते रहे, लेकिन इन्होंने देने का काम नहीं किया है। हमारी सरकार ने वहां पे युवाओं के रोजगार के लिए वहां पे स्थानीय स्तर पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है। बस्तर बटालियन के निर्माण हमारी सरकार कर रही है और आदिवासी क्षेत्रों में हम जो है मक्का से एथेनॉल बनाने का प्लांट लगाने जा रहे हैं। तो लगातार हमारी सरकार उनके डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है और पूरा आदिवासी वर्ग कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जो चिंतन शिविर किया था वहां जाके, और जो चिंतन शिविर के बाद जो थूकने की इनकी जो राजनीति रही है, ये पूरा आदिवासी वर्ग देखा है। सुन के तो लग रहा है कि बीजेपी को शायद और मेहनत करने की जरूरत है आने वाले चुनाव के पहले। अनुराग जी देखिए, कांग्रेस की तो अब कलई खुल चुकी है और ज्यादा जोगी मठ उजाड़ की कहावत जो है वो चरितार्थ हो रही है। कई जोगी हो गए हैं। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री का खेल चल रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर। और आप देखेंगे कि लगातार इस प्रकार अब वो अध्याय तो खत्म हो गया, मुख्यमंत्री का अध्याय तो खत्म हो गया। वातावरण बना हुआ है, अस्थिरता के वातावरण से जी सारी विकास के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। निकालते आप भाजपा कार्यकर्ताओं को छत्तीसगढ़ियों पर थूकने की सलाह थोड़ी देते हैं अनुराग जी। नहीं, हम तो 32% आरक्षण देते हैं ट्राइबल को। हमने 32% आरक्षण दिया आदिवासी समाज को। और नहीं, थूकने की बात करते हैं आप लोग, छत्तीसगढ़ियों पर थूक दीजिए, सरकार बच जाएगा कहते हैं आप लोग।
ये जिसकी वो तो- गंदी सोच होगी जिसके प्रभारी की, वो क्या आदिवासियों की बात करेंगे, क्या पिछड़ों की बात करेंगे, क्या छत्तीसगढ़ियों की बात करेंगे? जिनके पास एजेंडा ही नहीं है, जो छत्तीसगढ़ियों का अपमान करे, छत्तीसगढ़ की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करे और थूकने की बात करे, वो क्या बस्तर की बात करेंगे? ये तो चलिए, गिरी हुई मानसिकता दिखाता है मैं भारतीय जनता समझता पार्टी हूं का। अब इस विषय को मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, समय की चूंकि कमी है। धनंजय जी के लेकिन अपने अरे दावे आप हैं। थूकने की बात करते हैं, अनुराग जी अनुराग के बस अपने दावे हैं। छत्तीसगढ़िया देख रहा है। चलिए, ये भाजपा अब के जनता लोगों ने तय करेगी, छत्तीसगढ़ियों का आदिवासी अपमान समाज किया है। वोट देकर आने थूक- वाले चुनाव में बताएगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, धनंजय जी, राम अवतार तिवारी जी और अनुराग सिंह देव जी, आप हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए। लेकिन देखिए 2023 के जब चुनाव आएंगे तभी ये पता चल पाएगा कि कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए क्या काम किया है और आदिवासी कांग्रेस के साथ हैं या बीजेपी के साथ है, ये वक्त बताएगा। लेकिन सियासी सरगर्मियां अभी से तेज हो गई हैं और यही कारण है कि दोनों राजनीतिक दल आदिवासियों को साधने में जुटे हैं। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।